Hello and very good evening to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. Dear student, welcome to all to this YouTube academic channel, and today I am going to talk about the complete revision of your syllabus of English Language Foundation course of BA, BSc, BCom, BHSC, BCA सेकेंड ईयर। ये एक तरह से कंप्लीट वीडियो है आप लोगों का, रिवीजन है आप लोगों का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का यह डिमांड था कि सर लेटर राइटिंग बता दीजिए। कई लोगों का था कि सर रिज्यूम बताए हैं, ड्राफ्टिंग CV जो बताए हैं, लेकिन उसमें कवरिंग लेटर अच्छा सा हुआ है, लेकिन उसका जो सिंपल CV है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई लोगों का ये डिमांड था कि सर यूनिट 4 में ट्रांसलेशन कैसा रहेगा। कई लोगों की ये डिमांड था कि सर सेकेंड जो यूनिट है डू एज डायरेक्टेड वाला, ग्रामर कोर्स वाला, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कराइए। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से कि पूरे कंप्लीट सिलेबस आपको जो है रिवाइज करा दूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एग्जाम कई लोगों का बोल रहे हैं कि 1 तारीख से है, कई लोगों को बोल रहे हैं कि 30 मार्च को है, 31 मार्च को है कई लोगों का। तो आप लोगों की एग्जाम एकदम सिर के सामने ही है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे उससे जाइए, तैयारी करके जाइए, किसी भी प्रकार की आप हेडेक स्ट्रेस ना लीजिए, और ये कहिए कि आ क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा, तो डेफिनेटली यू कैन डू। ओके, तो बिलीव ऑन योर सेल्फ। यदि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, पूरे रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट एंड यू विल सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट कि यूनिट फर्स्ट विल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, बिकॉज यूनिट फर्स्ट जो है 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ये यूनिट जो 5 यूनिट है इसमें लेसन्स हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द पोएम द ट्री, योर आंसर विल बी टीना मोरिज। घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि विच पोएम इज रिटन बाय टीना मोरिज इन योर सिलेबस, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द ट्री लिखिएगा। और अंदर से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंदर यदि ये है ट्री के पोएम के अंदर कि टीना मोरिज जो है इस ट्री में मैंने आई हैव अपलोडेड ऑल दीज लेसन्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं पूरे यूट्यूब चैनल में इसको पूरे जितने भी सिलेबस हैं, आपके जो पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, इसको अपलोड कर दिया हूँ। इसको आप देख लीजिएगा, डॉक्टर राकेश परस्ते के नाम से है पूरा सिलेबस उसमें यूट्यूब में। तो यदि अंदर से क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे कि ऑल इज वेन का कवि का क्या तात्पर्य है, तो सिंपल से यही है इसका मीनिंग कि वन साइड वी आर कंटिन्यूसली कटिंग डाउन द नेचुरल ट्री एंड अनदर साइड वी आर क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल ट्री। आर्टिफिशियल ट्री मतलब घर में जो गमले वगैरह में जो डेकोरेशन पर्पज के लिए लगाते हैं वो कर रहे हैं, और एक साइड हम डेवलपमेंट के लिए पूरे जो नेचुरल ट्री है उनको काटते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल ट्री लगाने से क्या हमको हवा मिलेगी? नो। ऑक्सीजन मिलेगी? नो। चिड़ियाँ चहचहाएंगी? नो। पत्तियाँ सरसराएंगी? नो। इसका मतलब ऑल इज वेन, सब व्यर्थ है, यही है। और लास्ट में यही मतलब एक तरह से हमको इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हैं ट्री के बारे में टीना मोरिज, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में निसिम एजकेल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें निसिम एजकेल की जो माँ होती हैं वो एक भारी बारिश वाली रात में उनकी माँ को जो है बिच्छू काट देता है। बिच्छू के काटने से आसपास के नेबरहुड जितने भी पीपल्स रहते हैं, दे गैदर्ड एट द इन द हाउस ऑफ निसिम एजकेल, उनके घर में सभी लोग आ जाते हैं, जैसे हमारे भारतीय पारंपरिक उसमें होते हैं। और एक सुपरस्टिशंस होता है कि बिच्छू के काटना कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। ऐसे भारतीय परिवार में ऐसा बोला जाता है, समाज में बोला जाता है, ट्रेडिशन ऐसा है अपने मतलब इंडिया में। तो यही जो सुपरस्टिशंस है इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनकॉन्शियस है, और लोग आते हैं 100 टाइम्स ईश्वर का नाम लेते हैं कि ईश्वर जो इसका पॉइजन है उसको कम हो जाए, और उनका ये भी कहना है कि जितना ज़्यादा वो बिच्छू दूर भागेगा उतना ही ज़्यादा ये जहर, इसको पॉइजन जो है इस बॉडी में फैलेगा। ये तरह तरह की बोलते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, इनके पूर्वजनों का पाप है इसलिए इनको बिच्छू ने काटा। ये सारी चीज़ ऐसे हैं, तो ये सारी चीज़ को पढ़ लीजिए। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिएक्शन क्या था माँ का जब वो कॉन्शियस अवस्था में आई। तो उनका यही रिएक्शन था कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन हैज़, जो स्कॉर्पियन ने सिर्फ मुझे काटा एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड, और मेरे बच्चों को बचाया। इस तरह से इसमें स्टोरी है। ईदगाह, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, क्योंकि 2019 और 20 में आपका एग्जाम हुआ था, 19-20 में आपका एग्जाम हुआ था। इसके बाद आप लोगों का जो है फिर जनरल प्रमोशन और ओपन बुक से हुआ, तो आप लोगों को आइडिया नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था ईदगाह से
कि हु ट्रांसलेटेड ईदगाह इनटू इंग्लिश वर्जन। ओके, तो ईदगाह को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया है किसने? खुशवंत सिंह ने। और ईदगाह नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि ईदगाह को है प्रेमचंद लिखा है, तो आंसर क्या लिखते हैं तुरंत? प्रेमचंद। नहीं, गलत हो जाएगा। आप लोग को ऑल ऑफ द वेरी फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन, कि वह क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, कि राइटर का नाम पूछ रहा है कि उसके ट्रांसलेटर का नाम पूछ रहा है। क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये था कि हु ट्रांसलेटेड ईदगाह इनटू इंग्लिश वर्जन, खुशवंत सिंह लिखिए। नेक्स्ट फोर्थ लेसन है ईदगाह में। आप लोग ऑलरेडी मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, हामिद और अमीना के बारे में है, जानते हैं आप लोग, दादी माँ की चिमटा वाला है। ओके, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड योर स्कूल्स लेवल। ओके, और लेटर टू गॉड में लेंचो के बारे में है, जो किसान होता है उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है, तो ही डिमांडेड 100 पैसेस टू गॉड, ईश्वर से 100 पैसेस मांगता है। लेकिन उसको जो पोस्ट मास्टर्स के द्वारा जितने भी पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो उनकी ईश्वर के प्रति इस आस्था को देख करके खुद कलेक्ट करके 70 पैसेस भेजते हैं। तो उनको ऊपर से उन्हीं को बोलता है पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ की, व्हाई लेंचो सेड दैट द पोस्ट ऑफिस मैन और बंच ऑफ क्रूक क्यों है? क्योंकि वो समझता है कि नहीं, ये पोस्ट ऑफिस वाले लोग मेरे पैसे को चुरा लिए, मैं ईश्वर को 100 पैसेस मंगा था, ये मुझे 70 पैसेस दिए। जबकि एक्चुअली क्या था कि वो ईश्वर तो पैसा देंगे नहीं, बस उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, आशीर्वाद हमारे ऊपर वो बना सकते हैं। अदरवाइज ऐसे होता तो हर किसी के पास समस्या रहती है, वो ईश्वर से मांग लेते कि हे प्रभु मुझे इतना पैसा दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपकी क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि उनके जो क्रॉप्स हैं, जो फसल हैं, वो नष्ट कैसे हुए, डिस्ट्रॉयड कैसे हुए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? योर आंसर विल बी ड्यू टू हेल स्टॉर्म। ये करिएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि हु ट्रांसलेटेड लेटर टू गॉड इनटू इंग्लिश, तो योर आंसर विल बी डोनाल्ड ए यीट्स। और यदि पूछेगा कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, तो आप लोग लिखिए G.L. स्वांटे। ओके, इस तरह से नेक्स्ट जो लेसन है, फिफ्थ लेसन, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। ओके, ईश्वर सच्चाई को देखता है, सच्चाई की प्रतीक्षा करता है, लेकिन हमको उसके लिए मतलब वेट करना पड़ता है। ऑक्सीनो के बारे में है, जो एक मर्चेंट रहता है, अपने व्यापार के सिलसिले में वो जहाज़ के माध्यम से जाता है, लेकिन जिस दिन उसको सफ़र में निकलना था, उसकी जो वाइफ हैं वो एक सपना देखती हैं कि ऑक्सीनो आज मत जाओ, क्योंकि मैं सपना ऐसे बुरी सपना देखे हूँ कि जब तुम वहाँ से रिटर्न हो रहे होते आपके बाल जो है सब वाइट हो चुके होते हैं, ग्रे हो चुके होते हैं, ये करके। लेकिन वो कहता है कि नहीं ये सपने को मैं बिल्कुल इनके विश्वास नहीं करता। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसके ऊपर भी वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और इसके राइटर यदि पूछेगा कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, तो आप लोग आंसर दीजिएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय बिलोंग्स टू रूस से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं। वॉर एंड पीस इन्होंने बहुत ही अच्छा एक वर्ल्ड फेमस बुक लिखा है। तो इस तरह से आप लोगों की यहाँ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब आप मेरे पूरे वीडियो को देखें तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ट्री किसने लिखा? टीना मोरिस। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसी मैजिकल। ईदगाह प्रेमचंद, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? खुशवंत सिंह। दोनों याद रखिए। ए लेटर टू गॉड G.L. स्वांटे, ट्रांसलेशन डोनाल्ड ए यीट्स। और गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ से 6 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्टेड 4 आउट ऑफ 6। 6 में से आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट करना है, जो आपको अच्छे से बने। 4 नंबर को हुआ, और 6 आपकी 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 3 करने हैं आउट ऑफ 6। और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, और 5 नंबर का आपका CCA होता है, तो इतने में 15 नंबर में तो पास हो सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको। इसको पूरी तरह से जब आप पूरे कंप्लीट नंबर ले सकते हैं तो इधर क्यों छोड़ेंगे? आइए देखते हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं जो यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड आपका पूरा ग्रामर कोर्स रहेगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे, जो कि डू एज डायरेक्टेड के रूप में रहेंगे। थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे, मैं इस वीडियो में रखा हूँ आप लोगों के लिए। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है, डू मतलब करो, एज मतलब जैसे, डायरेक्शन से बना शब्द है डायरेक्टेड। डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश, है ना। तो जैसे आपको निर्देश दिया गया है वैसे करो, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम यहाँ मोहन है, तो हम कहेंगे मोहन गोज टू कॉलेज, ये सेंटेंस है। और हमने डायरेक्शन दिया कि चेंज इनटू निगेटिव, हमने डायरेक्शन क्या दी थी कि इसको निगेटिव में बदलो, तो क्या बनाएंगे? मोहन डज नॉट गो टू कॉलेज। ये और आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके नाउन से, एक प्रोनाउन से, एक आर्टिकल से, एक वर्ब से, डिटरमाइनर से, टेंस से, प्रोवर्ब, फ्रेजल वर्ब, आइडियम्स एंड प्रीपोजिशन से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट आपके और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। हाँ,
आप देख लीजिए यूनिट थर्ड में आपका 60 ऐसे अनगिवन टॉपिक्स, आपके 3 ऐसे दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई एक टॉपिक पे लिखना है। लास्ट ईयर की यदि हम बात करें जो आपका मेन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस हुआ था उसमें पूछा गया था, मैं यदि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करप्शन इन इंडिया के बारे में पूछा गया था। तो करप्शन इन इंडिया के बारे में डेफिनेटली यू कैन राइट, ओके, अपने विचार को लिखना है, उसमें अपने विचार को बांधना है, दैट इज कॉल्ड निबंध, ओके, अपने विचारों को बांधना। यूज एंड मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया आया था, इस तरह से 3 आए थे जिसमें आपको एक करना होता है, लेकिन उसके जस्ट अथवा में आपको लेटर राइटिंग रहता है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लेटर राइटिंग में जाइए, क्योंकि मान लीजिए कि आपने वंडर ऑफ साइंस या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स तैयार कर लीजिए, करप्शन इन इंडिया तैयार कर लीजिए, 3 आपने ऐसे तैयार किए, मान लीजिए कि तीनों नहीं आए तो आपके पास तो कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो इसलिए बेटर ये रहेगा क्योंकि इसके अथवा में आपके लेटर राइटिंग पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर लेटर राइटिंग पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड ऑन हिज सक्सेस, उसके सक्सेस उन्होंने किसी एग्जाम में पास हुआ तो उसको कांग्रेचुलेसन लेटर लिखिए, है ना। तो ये पूछा गया था। एप्लीकेशन जो आपके फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो आपके कॉलेजेस में आपके प्रिंसिपल के लिखेंगे, मान लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, लीव के लिए लिखेंगे, तो उसके जितने भी शब्द रहते हैं वो एक तरह से क्या रहेंगे, सिस्टमेटिक और सधे हुए रहेंगे, उसमें आप अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल लेटर्स होता है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर अपने यार दोस्त फ्रेंड नज़दीकियों के लिखते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में आया था कि आपका एक कोई फ्रेंड है वो एग्जाम में सक्सेस हुआ है, अच्छा कंपिटिटिव एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाया है, सक्सेस हुआ, क्लियर किया है, तो उसको बधाई पत्र लिखे, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो दोनों अथवा में रहेंगे तो बेटर आप लोगों को ये रहेगा कि लेटर राइटिंग एक फॉर्मेट होता है, 6 नंबर का रहेगा, आसानी से इसमें आप लेटर राइटिंग में 6 नंबर ला सकते हैं, और डेफिनेटली कोई भी लेटर राइटिंग आएगा आप डेफिनेटली बना सकते हैं। तो यदि आपके पास टाइम नहीं है और यदि आप ऐसे राइटिंग अभी तक तैयार नहीं कर पाए होंगे तो लेटर राइटिंग में जाइए। इस तरह से यूनिट 4 और यूनिट 5 एक को मिलाकर के क्वेश्चन आता है, ये भी 6 नंबर का होता है। कैसे 6 नंबर का होता है आइए हम आपको यहाँ बता देते हैं। जो नंबरिंग इस प्रकार से होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप बता दिया मैंने 4 नंबर का, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया 6 नंबर का, ठीक है। ये यूनिट 1 से, यूनिट 2 से 8 नंबर का क्वेश्चन 10 रहेंगे जिसमें 8 करने हैं आपको, और 60 ऐसे ऑफ एनी वन ऑफ द टॉपिक्स 1 आउट ऑफ 3 आपको करना है, ठीक है। ये 6 नंबर का रहेगा, इसके अथवा में लेटर राइटिंग रहेगा। और यूनिट 4 और 5 से आपके ट्रांसलेशन रहेगा। ट्रांसलेशन एक एक लाइन के नहीं कि जैसे मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ऐसे नहीं, है ना। वो एक पूरा पैसेज दिया रहेगा, ठीक है ना, एक पैराग्राफ रहेगा। यदि हिंदी में रहेगा तो इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी में लिखना है। जनरली वो इंग्लिश में रहता है पूरा पैराग्राफ, उसको हिंदी में करना रहता है। और रिज्यूम राइटिंग आपके आएगी, ये 6 नंबर का। तो ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का लेटर ऐसे राइटिंग 12 हुआ, और 8 मार्क्स का आपका टोटल बेसिक लैंग्वेज स्किल ग्रामर कोर्स, एंड इट मीन्स दैट 20 हुआ, और 10 मार्क्स का आपका यूनिट 1। इस तरह से आपके 30 मार्क्स के होते हैं, है ना। आइए हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि ये यूनिट 2 का डू एज डायरेक्टेड है, जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपकी जस्ट एग्जाम्पल 1-2 यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ग्रामर कोर्स में आपका प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा। मैं जल्दी में एक तरह से इसका PDF फाइल बना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको बोर्ड में पढ़ाने से बेहतर होता, लेकिन मेरे पास भी समय ना होने के कारण मैं जस्ट इसको एक PDF में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो आइए देखते हैं, हमको डायरेक्शन क्या दिया जा रहा है कि सप्लाई ए वर्ब, यानी वर्ब को हमको अप्लाई करना है, सप्लाई करना है इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब को लगाना है। तो जैसे द मैनेजमेंट डेस डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ, द मैनेजमेंट हैज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आएगा, ओके। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये एक बुक का नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हैज बीन रिटन बाय अरुंधति राय, यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इंपॉर्टेंट बुक है किसके द्वारा लिखा गया, अरुंधति रॉय के द्वारा। तो यहाँ आप वर्ब क्या लिखेंगे, हैज बीन, ओके। नेक्स्ट है नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज अलाइव, ना ही उनके पापा ना ही उनके मम्मी जिंदा हैं, यानी दोनों का डेथ पेरेंट्स का हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आर्टिकल के पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आएंगे, चेतना इज डेस वेरी नाइस पर्सन, इट मीन्स दैट चेतना इज अ वेरी नाइस पर्सन। जैसे हम कहेंगे लास्ट नाइट वी वेंट आउट फॉर द मील,
ओके, वी वेंट टू द सेम स्कूल। इस तरह से ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डाल चुका हूँ। ही इज डेस डेस डेस, ये 2019 में बरकतुल यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि क्वेश्चन पूछा गया है ही इज डेस डेस डेस, आर्टिकल भरना है यहाँ यूरोपियन। यूरोपियन का मतलब होता है यू, मतलब आर्टिकल में सिर्फ ये याद रखना है कि द वर्ड्स बिगिन वोवेल आर कॉन्सोनेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। यदि प्रोनाउंसिएशन करते समय शब्द का उच्चारण का से ज्ञान तक आएगा, ध्यान रखिए किसी भी शब्द के उच्चारण करेंगे का से ज्ञान तक के बीच में आएगा तो वहाँ ए लगाना है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? यूरोपियन। यू मतलब या यज्ञ, ओके, या मतलब कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखेंगे यहाँ? ही इज ए यूरोपियन। मान लीजिए कि यहाँ इंडियन रहता है, ही इज डेस 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 इंडियन, तो इंडियन में पहला अक्षर क्या आता है? ई, इमली, ओके ओके। तो उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? आ से आ। जब आपका उच्चारण आ से आ तक प्रोनाउंसिएशन होगा तो आपको एन लगाना है, का से ज्ञान तक आएगा तो आपको ए लगाना है, ठीक है। तो ही इज अ यूरोपियन। इस तरह से आई मेट, मैंने उनसे मिला, ए वन आइड मैन, इसको ऑन नहीं बोलते, इसको वन बोलते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप नीचे आप देखेंगे पुट द वर्ब्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मान लीजिए कि हमको क्या डायरेक्शन दिया कि ये जो वर्ब है ब्रैकेट में, ये इसको ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में है, पुट द वर्ब्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं कि उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में नहीं लगता है, डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है हमको, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर? रैना स्पोक्स, स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? स्पोक। रैना स्पोक स्लोली, है ना। द प्ले, बिगिन का सेकंड फॉर्म होगा बीगेन, BEGAN। द प्ले बिगेन एट 9 AM। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका आंसर यहाँ है, आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए के बाद देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और आपके जैसे डू एज डायरेक्टेड, ये DAVV इंदौर में पूछा गया था। द अर्थ ब्रैकेट में है रिवॉल्व अराउंड द सन, यूज करेक्ट टेंस। इसमें करेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके सब्जेक्ट जो हैं दो ही होते हैं, याद रखिए। इंग्लिश में इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। एक साइड याद रखिए आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, एक साइड होता है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, है ना। तो अर्थ क्या है? सिंगुलर नंबर है। जब ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES IS रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो द अर्थ रिवॉल्व होगा तो इसका क्या हो जाएगा? S लग जाएगा। द अर्थ रिवॉल्वेज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में आता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर किसी के नाम में, तो द अर्थ रिवॉल्वेज अराउंड द सन होगा। ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या क्वेश्चन पूछेगा? री राइट द सेंटेंस, ऐसे करके पूछा जाएगा, तो आप इसको डेफिनेटली बना सकते हैं। इस तरह से यू नीड दिस अम्ब्रेला, फिर आर्टिकल भरना है ए एन द, डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यू नीड अम्ब्रेला, इसको फिर हम बोलेंगे तो पहला अक्षर क्या आता है? आ, अनार, अम्ब्रेला, यानी आ से आ तक आएगा तो एन लगाना है, और ए से मतलब सॉरी का से ज्ञान तक आएगा तो ए लगाना है। तो यू नीड एन अम्ब्रेला होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीचे यदि आते हैं तो आइए देखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडियम से, जो आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे होते हैं, यूज द आइडियम लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर इन योर सेंटेंस, ओके, कि लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यदि फिश को वाटर से बाहर निकालेंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी? भाई मछली को यदि हम वाटर से बाहर निकालेंगे डेफिनेट डेथ होगी। तो इसको हम यदि हम सेंटेंस में क्रिएट करेंगे, इसको बनाएंगे, आइडियम बनाएंगे, प्रोवर्ब, इसके मुहावरे के रूप में प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आंसर दिया है, जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, द हंग्री चिल्ड्रेन डिड नॉट हैड फूड फॉर 2 days, यानी भूखे बच्चे जो है 2 दिनों तक वो खाना नहीं खाए हैं। एंड वाज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, और उनकी कंडीशन ऐसे हो गई है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। डेफिनेटली ऐसा होगा, है ना। और यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इनको बता रहा हूँ मैं। हिज वाइफ नेवर एग्रीज दिस हिम, यहाँ हमको करेक्ट वर्ड का यूज करना है। तो डेफिनेटली इसका सेंटेंस ही होगा हिज वाइफ नेवर एग्रीज विथ हिम, ओके। मेक अ सेंटेंस यूजिंग लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब एक तरह से देखभाल करना होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कि मोहन वाज लुक्ड आफ्टर
बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। मोहन जो है अपने मम्मी पापा का डेथ होने के बाद अपने दादा दादी माँ की खुद ही देखभाल करता है। ऐसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में आया था 2019 में, जिसको मैं चर्चा भी शायद किया हूँ अपने वीडियो में। ही रिसेंबल्स टू हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह दिखता है, टू नहीं लगाया जाता है इसमें, सिंपल आप रहेगा ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर्स, वह अपने भाई की जैसे दिखता है, इस तरह से होता है। या आर्टिकल में फिर 1 रुपी नोट है, तो हियर इज अ 1 रुपी नोट। मैं आर्टिकल के बारे में पूरा वीडियो डाला, उसको आप देखेंगे तो पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जितने भी डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक और नेक्स्ट है, जबलपुर RDBB में आया है ये, आई डू नॉट बिलीव इन हिज हिस्टोरी। उनकी स्टोरी में एक बनावटी स्टोरी होती है, उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं होती, इस तरह से है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, दे ब्रैकेट में नो द रिजल्ट इन अ कपल ऑफ डेज रहेगा, पुट द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में 2 ही सहायक क्रिया होती हैं, सेल और विल। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, ओके। तो क्या होगा, दे है तो डेफिनेटली विल लगेगा, तो दे विल नो द रिजल्ट इन अ कपल ऑफ डेज, वो कुछ दिनों में, 1-2 दिन में अपने रिजल्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि एक ये क्वेश्चन ट्रांसलेशन में आया कि ही लिव इन हिज टाउन सिंस 1964, इसको कहना है चेंज द वर्ब टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड वी नो वेरी वेल दैट कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हैज बीन और हैव बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, ही। फिर वही सब्जेक्ट हुआ, आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, तो ही है तो हैज बीन आएगा, तो ही हैज बीन, लिव का लिविंग हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1964, इस तरह से ये रहेगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहे यूनिट सेकंड से, जो कि 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब यूनिट जो 4th है, जिसको मैंने बताया था ट्रांसलेशन रहेगा, नहीं यूनिट थर्ड में चर्चा नहीं कर पाया। यूनिट 3 में क्या रहेगा आप लोगों का, ऐसे आएगा और उसके अथवा में लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग बहुत ही आसान है, यदि उसमें फॉर्मल लेटर पूछेगा तो ट्रांसफ़र के बारे में आएगा। ट्रांसफ़र में आएगा तो क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, जो भी वहाँ पूछा जाएगा। गवर्नमेंट PG कॉलेज होशंगाबाद है तो होशंगाबाद, भोपाल है तो भोपाल लिख लीजिए। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र लीव, है ना, और TC के लिए। फिर लिखोगे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, कि आई बैक टू स्टेट दैट कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, जैसे मतलब हरदा से आपको भोपाल के लिए जाना है तो माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हरदा टू भोपाल, that's why I am not able to attend regularly in my classes at गवर्नमेंट PG कॉलेज हरदा, क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया तो मैं यहाँ रह के कि मैं कंटिन्यू मतलब अटेंड नहीं कर पाऊँगा कॉलेज, तो मेरी भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे दी जाए ताकि मैं भोपाल में भी एडमिशन, आई विल गेट एडमिशन इन भोपाल कॉलेजेस, वहाँ मैं ले सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, अच्छे से आता है ये होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में जैसे लास्ट ईयर में पूछा गया था कि अपने दोस्त जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है तो उसको कांग्रेचुलेसन लेटर लिखो, उसमें कंटेंट बताओगे कि माय डियर XYZ जो भी है, कि आई सा योर रिजल्ट, यू गॉट 95% फ्रॉम योर 12th क्लास एग्जामिनेशन या कि ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेसन ऑन दिस ग्रैंड सक्सेस एंड आई प्रे टू गॉड मे यू कंटिन्यू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, इस तरह से उसको बोलोगे कि मे यू कंटिन्यू सक्सेस इन योर लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, और प्लीज़ कीप इट ऑफ, ऐसे। और मतलब इस तरह से आप लोग जो भी आपका वो है, ऑलरेडी आप लोगों ने 10th 11th में भी इसको आप लिख चुके हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, जिसके अथवा में रहेगा, अथवा में आपका लेटर राइटिंग रहेगा। यदि ऐसे आप तैयार कीजिए, यदि बन जाता है एग्जाम में आ जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तो आपको लेटर राइटिंग तो आपको 6 नंबर का करना ही है, क्योंकि उसका फॉर्मेट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आए उसी के अनुसार आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और यूनिट 4th की बात करें, यूनिट 4th और 5th ये भी 6 नंबर का आएगा, जिसमें एक ट्रांसलेशन रहेगा और एक आपका CV और कैरिकुलम विटी रहेगा, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए, वीडियो लंबा हो सकता है जरूर, लेकिन ये कंप्लीट रिवीजन है, डेफिनेटली इसमें आपका जो है 30 में 30 मार्क्स आप डेफिनेटली ला सकते हैं। ट्रांसलेशन ऐसा नहीं रहेगा एक लाइन वाला कि आज वर्षा होती है, इट रेन्स टुडे, नो, आपका पूरा पैसेज रहेगा। ये आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं कि ट्रांसलेशन मस्ट कीप इन माइंड अ फ्यू थिंग्स टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन,
क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन से बचना चाहिए ट्रांसलेटर को, क्योंकि हम उल्टे का पुल्टे ट्रांसलेशन करेंगे तो अर्थ का व्यर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड थोरोली द पीस इन सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज जो मतलब वो आपके एग्जाम में दिया रहेगा वो स्रोत भाषा है, और टारगेट लैंग्वेज जिस भाषा में हमको मतलब ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए कि एग्जाम में इंग्लिश का पैराग्राफ आया, दैट इज योर सोर्स लैंग्वेज, उसको हिंदी भाषा में आप ट्रांसलेट करोगे वह आपका टारगेट लैंग्वेज होगा। दोनों भाषा की जो ट्रेडिशन होती है, जो कल्चर होती है, वो डिफरेंट होगी। इंग्लिश भाषा की कल्चर संस्कृति अलग होती है, ट्रेडिशन अलग होती है, हिंदी की अलग होती है। तो हिंदी में जब लिखेंगे तो हिंदी वासी बन करके लिखेंगे, इंग्लिश में जब लिखेंगे तो इंग्लिश वासी बन करके लिखेंगे, ओके। तो ये होती है। आइए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लेके रखा हूँ, देखिए। द वर्ड, ये पहले हिंदी में है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है। जनरली आपके एग्जाम में इंग्लिश से हिंदी में आता है, तो मैं इंग्लिश से हिंदी में बताता हूँ आपको। देखिए, द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स इज अ स्ट्रेंज, अजनबी वाले स्ट्रेंज है वन, बट इट हैज़ आल्सो प्रूव्ड इट्स यूजफुलनेस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कहने का मतलब है पत्रों की जो दुनिया है, जो लेटर राइटिंग है, वैसे आजकल पत्र से ज़्यादा सोशल मीडिया के आने से पत्रों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता, लेटर राइटिंग नहीं लिखी जाती, सब मोबाइल में व्हाट्सअप किए बस टक 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 करके भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या है, द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स इज ए स्ट्रेंज, पत्रों की दुनिया भी बड़ी अजीबोगरीब होती है, इस प्रकार से हिंदी में बनाइए। वन, बट इट हैज़ आल्सो प्रूव्ड इट्स यूजफुलनेस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। भले आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी सहायक सिद्ध होती है। बिना लेटर राइटिंग के आपका काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपको टीसी लिखना है, प्रिंसिपल को एक व्हाट्सअप डालोगे मुझे टीसी चाहिए, तो वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको लेटर राइटिंग लिखना ही होगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट डू व्हाट लेटर्स कैन डू। इट मीन्स दैट आज का जो टेक्नोलॉजी है वो लेटर राइटिंग का जगह नहीं ले सकता है। ए फोन कॉल्स आर एन SMS इज नो सब्सटीट्यूट, यह इसका जगह कोई प्रॉपर सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर ए लेटर। लेटर का सब्सटीट्यूट ये जगह नहीं ले सकती, स्थान नहीं ले सकता है, बिकॉज दे आर नॉट एज सेटिस्फाइंग एज अ लेटर। चाहे वो लिटरेचर की बात हो, वर्ल्ड ओवर इज सेंटर्ड अराउंड द लेटर्स एंड दे हैव प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, ओके। मिलियंस ऑफ लेटर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाखों हजारों की संख्या में पत्र जो है एक जगह से दूसरे जगह, खासकर ऑफिसों में ऐसे भेजे जाते हैं पर डे, इन सर्च ऑफ देयर डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन जो उनका गंतव्य स्थान है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। स्पीकिंग स्लोली ऑफ इंडिया, यदि हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन लेटर्स आर पोस्टेड एवरी डे। यदि ऑफिसों की बात करें, पर्सनल लेटर्स की भी बात करें, तो भारत में एक दिन में लगभग 4 मिलियन लेटर्स जो है पोस्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट दैट प्रूव्स इट ऑन इट्स ओन। तो इसका मतलब सीधा सा एग्जाम्पल है कि लेटर राइटिंग का अपना महत्व है। द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर्स का आज भी कायम है कि इसके महत्व, इसकी महत्वपूर्णता, भूमिका क्या है, ये आज भी एक अहमियत रखते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा हिंदी में बताते गया, तो इस तरह से आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं। इसका आपका 6 नंबर मिलेगा। इन केस यदि आपको ट्रांसलेशन थोड़ा टफ जा रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये आपके लिए आया सबसे हाई डिमांड वाला वीडियो, रेज्यूम राइटिंग, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि सर लास्ट वीडियो में आपने CV राइटिंग, देखो CV राइटिंग मतलब कैरिकुलम राइटिंग होता है, रेज्यूम राइटिंग बोलते हैं, बायोडाटा भी बोलते हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही शब्द है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं, जैसे सिंपल एक एग्जांपल समझाया हूं मैं कि यदि आपके लिए पूछा जाएगा कि ड्राफ्ट अ CV विथ कवरिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टू द प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय हरदा में, एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ कि केंद्रीय विद्यालय हरदा में इंग्लिश का एक पोस्ट निकला है, वहाँ के लिए आप जॉब अप्लाई कीजिए, कवरिंग लेटर और CV लिखिए। तो कवरिंग लेटर में एक बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर आपको देखिए बता रहा हूँ। ये टॉप राइट कॉर्नर में आप लोग लिखिए अपना एड्रेस जो भी है, जैसे मैंने लिख दिया H73 वार्ड नंबर 16 पाठक कॉलोनी हरदा, मैं अपना एड्रेस ऐसे डाल दिया हूँ यहाँ। इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद जस्ट नीचे आप डेट लिखेंगे, जिस दिन आपका एग्जाम डेट होगा वो डेट डाल दीजिए। मान लीजिए किसी के एग्जाम 30 मार्च को है, 30 डाल दीजिए, 1 अप्रैल है 1 अप्रैल डाल दीजिए, फिर 2 और नेक्स्ट इसमें लिखिए द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय हरदा डिस्ट्रिक्ट हरदा मध्य प्रदेश। मान लीजिए कि आपका पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल है, तो क्या लिखेंगे, टू द म्यूनसिपल कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल। इस तरह से जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक लाइन का आपका ये सब्जेक्ट होगा, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश,
जो भी पोस्ट रहेगा, पोस्ट ऑफ फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखना, असिस्टेंट मैनेजर तो असिस्टेंट मैनेजर लिखना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखना, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसको मैं चर्चा ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये आपका ग्रीटिंग्स कहलाता है। ये पहला पैराग्राफ जो होता है, 3 पैराग्राफ मोस्टली रहते हैं इसमें, तीनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों का एक नंबर रहता है, 6 मार्क्स का होता है, ध्यान दीजिए ये लोग, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं बनेगा तो यही लिखना है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और आपके फ्यूचर में जब आप एक्चुअल जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यह आपके विज्ञापन के संदर्भ में है, विच इज पब्लिश, जो कि आपका विज्ञापन पब्लिश्ड हुआ था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। भले वो टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं पब्लिश हो, भले आप दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, लेकिन फॉर्मेट यहाँ पूरा करना पड़ता है। अनडेटेड, जैसे आप बैक डेट का डाल दीजिए, आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 30 मार्च को आपका पेपर है तो आप 25 मार्च का डाल दीजिए, है ना। तो मैंने जैसे 24/3/2022 लिखा। फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश, जो भी पोस्ट होगा वही डालिएगा, यहाँ मैंने पोस्ट ऑफ इंग्लिश डाल दिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए। पहला लाइन क्या होगा, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट विच इज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड 24 मार्च 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश एट योर रेपुटेड इंस्टीट्यूट। भले वो इंस्टीट्यूट रेपुटेड हो ना हो, लेकिन आपको यहाँ लिखना है, ओके। तो ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट हुआ। और पैराग्राफ सेकंड में जो आपका मतलब पोस्ट है, वहाँ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी के अनुसार यहाँ आपको क्वालिफिकेशन बताना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश चाहिए, बीएड चाहिए, है ना। कॉलेज में प्रोफेसर्स के लिए है तो पीएचडी चाहिए, नेट चाहिए, जैसे हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, आई हैव कंप्लीटेड एमए इन इंग्लिश विथ फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम डीएवीबी इंदौर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब आपका डीएवीबी नहीं है तो नहीं लिखें, ऐसे नहीं, आप फॉर्मेट कंप्लीट करने में बार बार बोल रहा हूँ। आई हैव आल्सो कम्प्लीटेड बीएड डिग्री फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, मैं उसी यूनिवर्सिटी मतलब डीएवीबी से बीएड भी किया हूँ। आई हैव आल्सो बीन 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, मेरे पास 2 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, लिख सकते हैं। आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, मैं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हूँ, लिख सकते हैं। विथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफिशिएंट विथ कंप्यूटर नॉलेज, मुझे कंप्यूटर का भी अच्छा खासा ज्ञान है। एंड ऑलवेज रेडी टू फेस एनी टारगेट सेट बाय योर इंस्टीट्यूट, और आपके इंस्टीट्यूट संस्था के द्वारा जो भी टारगेट सेट किए जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। ये लास्ट लाइन यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू, ओके। ये 2 पैराग्राफ हुआ, पहला रेफरेंस डालेंगे, सेकंड अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, क्योंकि इसमें आप लिखेंगे आई एश्योर यू दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इफ़ आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टू योर रेप्यूटेड स्कूल आई विल डेफिनेटली एड द ग्रेट वैल्यू एंड माई टेन्योर विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना। मेरा जो भी मेरा शैक्षणिक कार्य रहेगा, जो ड्यूरेशन रहेगा आपके संस्थान में, वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, भले जैसा भी रहे, लेकिन आप इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। आई एम इनक्लोजिंग हियर विथ माई, ये देखिए ध्यान दीजिए, आई एम इनक्लोजिंग हियर विथ माई कंप्लीट सीवी फॉर योर काइंड पेरिचल एंड मोर डिटेल्स, मैं अपना कंप्लीट सीवी जो है आपकी पेरिचल के लिए, आपके अवलोकनार्थ, आपको आपके देखने के लिए मैं पूरा कंप्लीट सीवी अटैच कर रहा हूँ, मोर डिटेल्स के लिए लिखा जाता है। कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर यदि उसमें कवरिंग लेटर नहीं रहे, डायरेक्ट सीवी मंगेगा, तो डायरेक्ट आप सीवी लिखिए, सीवी की ये है सिंपल आपका। कई स्टूडेंट यही डिमांड कर रहे थे कि सर सीवी का सैंपल आप नहीं डाले हैं कवरिंग लेटर, तो सीवी देखिए इस प्रकार से बनता है, सिंपल है ये जस्ट। यदि मेरे सीवी के बारे में बात करूं, मैं उसको यहाँ लगाना चाह रहा था, लेकिन वो सीवी मेरा 8-10 पेज का है, तो उसमें फिर आपको देखने में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं आप लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ 1 पेज का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। तो ये सैम्पल सीवी है जिसमें आपका पर्सनल डिटेल आएगी, योर नेम XYZ यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में वैसे अपना एग्जैक्ट नाम नहीं दिखाना पड़ता है, आपका रोल नंबर डाल सकते हैं आप लोग। यहाँ आपका एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, ये मेरा एग्जैक्ट ईमेल आईडी है। यदि किसी स्टूडेंट को मतलब कोई भी ये डाउट है तो इस ईमेल आईडी पे वो मैसेज कर सकते हैं। कई स्टूडेंट मेरे नंबर मांग रहे हैं, लेकिन इस समय क्या है, स्टूडेंट को नंबर दे दो तो एक तरह से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दैट्स वाई मैंने नंबर इसमें शो नहीं किया है। तो आप लोग इसमें मेल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आपका जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगा डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फिर नेक्स्ट आएगा पर्सनल डिटेल्स के बाद। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखिए, टू इन्हेंस माई स्किल्स एंड अपग्रेड माई सेल्फ इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का है इसलिए मैंने लिखा। ज्वाइनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप टू अपग्रेड नॉलेज एंड स्किल्स, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं 2-3 लाइन की, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसके लिए बढ़िया है आप 2 तरह से कलर का पेन रखिए एग्जाम में, पहले सीरियल नंबर दीजिए, फिर क्लास दीजिए, फिर नेम ऑफ बोर्ड जैसे CBSE, KMP बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, किस वर्ष आपने निकाला, परसेंटेज, पिछले बैक का डालिए।
अब यहाँ क्वेश्चन ये रहता है, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर अभी हम सेकेंड ईयर में हैं, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, तो हम पीजी का कैसे डालें। अरे भाई आप लोगों को फॉर्मेट कंप्लीट करना है, आप फॉर्मेट एज्यूम कीजिए कि आप लोग एमए कंप्लीट कर लिए, बीएड कर लिए, पीएचडी भी कर लिए, क्योंकि आप जैसे इंग्लिश पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 12th 11th पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए ऑलमोस्ट मतलब जाहिर सी बात है उसमें एमए चाहिए, भले आपका एमए नहीं है लेकिन आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ मेंशन किया, देखो 10th एमपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड जो भी है आप लिख लीजिए, 2010 में डाल दिए जैसे 76%, ये मैं जस्ट एज्यूम किया है। 2012 एमपी बोर्ड, उसके 2 साल बाद आपने 2012 कर दिए, 2010 में 10th है, आप ऑब्वियसली 2012 में 12th होगा, 80% कर दिए। बीए डीवीवी इंदौर से, आरडीबीबी से डाल सकते हैं, बीयू से डाल सकते हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी से डाल सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं। 3 साल का गैप रखिएगा, क्योंकि 12th के बाद ग्रेजुएशन 3 साल का, अब तो 4 वर्ष का होता है, लेकिन अभी आप 3 साल का डालिए 76%। एमए इंग्लिश फिर डीएवीवी इंदौर मैंने डाल दिया है, 2 साल का ये होता है, बीए के बाद 2 साल एमए किया आपने यानी 2017 में, आप यहाँ अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। ओके, बीएड डाल दिया मैंने, यहाँ से किया। ओके, इस तरह से आप एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी डाल सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मुझे एडिशनल नॉलेज है कि मैं वर्ड फाइल का, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये कर सकता हूँ, ये आप डाल सकते हैं। और सेकंड में डाल दीजिए, जैसे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी की, अल्पावधि रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण जो आरसीबीपी नरोन्ना अकेडमी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो आप डाल सकते हैं कि आई हैव अटेंडेड 1 month ऑनलाइन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू LMS विच इज कंडक्टेड बाय आरसीबीपी नरोन्ना अकेडमी भोपाल, ये डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डालें, लेकिन आप एडिशनल क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, आपका NSS का डाल सकते हैं, खेलकूद का डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस यदि टीचिंग वाला पोस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ डाल दीजिए। वर्कड एज प्राइमरी टीचर, मैंने प्राइमरी टीचर के तौर पर रूप में कार्य किया है इन सेंट मैरी स्कूल हरदा डाल दिया मैंने, कहीं का भी डाल सकते हो, कोई बंधन नहीं है, इसमें झूठ बोल सकते हो। लेकिन जब रियल वाला लिखेंगे तो उसमें आपके झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा, उसमें तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसमें होते हैं। नहीं पता चले सर ने बताया तो भाई डाल दो कुछ भी डाल दो, आपने डाल दिया तो पता चले मेरे ऊपर आ गया है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये जस्ट आपके फॉर्मेट कंप्लीट करना है, इसमें दिखाना है। लेकिन जब ओरिजिनल करोगे तो उसमें नहीं होगा, जब आप एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई करोगे कहीं, तो है ना। तो एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हैं, वर्कड एज प्राइमरी टीचर इन सेंट मैरी स्कूल हरदा फॉर 2 years 2017 to 19 कर सकते हैं। ओके, इस तरह से लास्ट में आप अचीवमेंट अवार्ड्स कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई अवार्ड है तो उसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं स्पोर्ट्स में मैंने ये अवार्ड जीता, ओके, मुझे ये शील्ड मिला, तो मुझे NSS में, NCC में ये सर्टिफिकेट, यू कैन मेंशन any awards, any achievements which you have received in your schools or college days, you can mention here। ये ऑप्शनल है, यदि नहीं है तो जरूरी नहीं कि necessary, यदि टाइम है आपके पास एग्जाम में मेंशन करिए, नहीं है तो मत करिए। रेफरेंसेस में अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट ये लिख दीजिए सिंपल, कि रिक्वेस्ट पर हम अवेलेबल रेफरेंस करा, मतलब रेफरेंस पर्सन का नाम दे सकते हैं। रेफरेंस वो व्यक्ति होते हैं जो आपकी कैरियर, आपकी स्टडी के बारे में अच्छा प्रॉपर जानते हैं, तो उसके बारे में रेफरेंस लिखा जाता है। मैं जब आप मतलब मेरे पास टाइम रहेगा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे प्रॉपर एक्चुअली लिखा जाता है, तो मैं अपना CV, अपना बायोडाटा मैं इसमें शेयर करूंगा, तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट लाइन डिक्लेरेशन लिखना मत भूलिएगा, जो घोषणा पत्र होता है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मैं यह डिक्लेयर करता हूँ कि, घोषित करता हूँ कि, घोषणा करता हूँ कि दैट एबव ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई मी, मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, वह मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज, मेरे विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से प्लेस लिख दीजिए, हरदा के है तो हरदा लिख लीजिए, होशंगाबाद के होशंगाबाद, भोपाल है भोपाल, झाबुआ झाबुआ, इंदौर है तो इंदौर लिख लीजिए। डेट, एग्जाम का डेट डाल दीजिए जिस डेट आपका एग्जाम है। सिग्नेचर आप कैंडिडेट में यहाँ आप XYZ या अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका मतलब CV का सैंपल है और ये कवरिंग लेटर है। एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि कवरिंग लेटर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट CV पूछेगा, तो आप लोग सिर्फ ये CV बस लिख लीजिए। और यदि फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट में ये डाउट है, यदि वो लोग सिर्फ यदि पूछा जाएगा कवरिंग लेटर विद CV तो दोनों लिखिएगा, लेकिन यदि आपके पास टाइमिंग रहेगा, वैसे टाइमिंग इंग्लिश लैंग्वेज में रहता है फाउंडेशन कोर्स में, तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग कवरिंग लेटर भी लिखिए और CV भी लिखिए, क्योंकि 6 मार्क्स का है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें मतलब एक तरह से कोताही मत बरतिए, आप लोग पूरा लिखिए, 6 नंबर की बात है। इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड होते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ ये आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। एक बार फिर जल्दी से देख लो, यूनिट फर्स्ट से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यूनिट फर्स्ट से 6 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूनिट सेकंड से ग्रामर कोर्स से डू एज डायरेक्टेड में 10 नंबर के रहेंगे, जिसमें 8 करना है आपको, पूरा ग्रामर कोर्स 8 नंबर को हुआ, 18 हुआ।
यूनिट 4 से आपके ऐसे आएगा, उसके 3 ऐसे आएंगे जिसमें एक करना है, नहीं बनेगा तो लेटर राइटिंग, जैसे मैंने बोला लेटर राइटिंग करिए, 6 नंबर का रहेगा। ओके, और इस तरह से लास्ट जो है आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, पैसेज नहीं बनेगा, तो आप लोग रेज्यूम राइटिंग में अच्छे से कराया हूँ, उम्मीद किया हूँ कि आप लोगों को बनी जाए। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का आपका ड्राफ्टिंग CV या रेज्यूम राइटिंग वही चीज़ है। तो ये 6 6 12 और 8 20 और 20 10 30, इस तरह से 30 मार्क्स के इंग्लिश का पेपर होता है, और 5 नंबर का आपका CCA होता है। और डेफिनेटली आई एम प्रेटी श्योर दैट कि इस वीडियो से आपको पूरी तरह से क्लियर आपके कंसेप्ट हो गई होंगी, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। अब कहिए कि आग क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा। जैसे आप लोग अभी 2020 सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं बुक्स कहीं से रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसमें देख के स्टूडेंट बड़ी घबराते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अरे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यूनिट 1 कवर कीजिए, सीधी यूनिट 4 में आइए, यूनिट 5 में आइए, 6 नंबर लीजिए, उसमें लेटर राइटिंग में 6 नंबर लीजिए, ड्राफ्टिंग CV इसको अच्छी तरह से देख लेना, इसको प्रॉपर अच्छे से, ये कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको प्रॉपर बाद में भी देख सकते हैं आसानी से, तो आप अच्छे से इसमें नंबर ले सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली आपका जब पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में हो रहा है तो टाइम देना, सही वक्त पे सही चीज़ के लिए टाइम देना, ये व्यर्थ में नहीं जाता है। ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी आपके अन्य जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को वीडियो डाल सकूँ। और इसके बाद जैसे आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट होता है तो जॉब कैसे प्राप्त की जाती है, इसके बारे में अच्छे से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। So thank you dear students, thanks for watching this video, good luck and best.